हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित सीरीज का हमारा ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन। ओके, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव? साथ के साथ आप भी क्वेश्चन सेट लगाते जाइएगा। 50 क्वेश्चन में आपके कितने से हो पा रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ओके, चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसको किया जाता है व्यक्तित्व के मापन हेतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतर वैयक्तिक? तो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? एक बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग अगर एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? देखिएगा, जैसे ऑप्शन से क्लियर हो रहा है, गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू वाले बालकों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो जिनकी आईक्यू लेवल 140 से अधिक होता है उन्हें हम मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली किस श्रेणी में रखेंगे? देखिए, 140 से अगर ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आता है। ओके, नेक्स्ट है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता? तो बिने साइमन जो परीक्षण हुआ था उसको पहले बिने द्वारा किया गया था, बाद में साइमन ने उसे आगे बढ़ाया था। तो इसमें जो मापन किया जाता है वो किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135 या 120? तो जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग कारकों की संख्या बताई गई है 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खालिस्तान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि? शारीरिक गतिक बुद्धि या संगीतमय बुद्धि, भाषाई या स्थानिक? तो अगर मधुर संगीत की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली आपका संगीतमय बुद्धि। अगला है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त बोला गया है। वैसे तो बुद्धि के बारे में सभी क्वेश्चन ऑप्शन सही होंगे, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है तो बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, या बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, या बुद्धि बहुआयामी है, इसमें कई सारे पहलू नहीं थे। तो राइट आंसर आपका ये होने वाला है कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई सारे पहलू नहीं थे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और वाल्टर, डालर और मिलर, कार्ल रोजर्स और यूंग? यूंग या जुंग भी बोल, कहीं कहीं लिखा रहता है इसका नाम, एक ही बात है दोनों। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर आपका हो जाएगा बंडूरा और वाल्टर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है कौन सा? रोरसा स्याही धब्बा, टीएटी, शब्द साचार्य परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण? प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी है इनमें से 16 पीएफ नहीं है। ओके, जो स्टार्टिंग में हमारा आया था 16 पीएफ किसके लिए उपयोग होता है दोस्तों? ये 16 पीएफ व्यक्तित्व का मापन इससे किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साचार्य या संघ परीक्षण विधि का प्रयोग यूंग द्वारा किस वर्ष किया गया? 1912 में, 1922 में, 1848 में या 1910 में? तो साचार्य या संघ परीक्षण विधि का यूंग द्वारा किस वर्ष किया गया था प्रयोग? 1922 में। अगला आपका है, साथियों ये जो हम क्वेश्चन सीरीज लगा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष में किसी भी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ही है। आप इन्हें अच्छे से तैयार जरूर करिएगा। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है का विकास किसने किया? आइसेंक, एल्पोर्ट, हार्टमैन, रोरसा या जिन पियाजे? तो किसने किया था ये? हार्टमैन, रोरसा ने। स्याही धब्बा जो परीक्षण है उसका परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कौन है वो? हार्टमैन, रोरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी हो जाएगी? अधिगम एवं वृद्धि। अगला आपका हो जाएगा, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए या पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या बहरे बालकों की पहचान के लिए? तो देखिए, प्रमापीकृत जो परीक्षण होते हैं वह कराए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए। अगला आपका है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है? तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका है वो नाममात्र की भूमिका है, क्योंकि कोई ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं होता है। वंशानुक्रम का होता है लेकिन इतना नहीं, तो नाममात्र की भूमिका आपके पर्सनालिटी और आपके इंटेलिजेंस पे होगी। अगला है, निम्न में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा? विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण? तो बौद्धिक वातावरण को कौन प्रभावित करता है? देखिएगा, आस पड़ोस बौद्धिक में कोई प्रभाव नहीं डालते, सांस्कृतिक प्रभाव नहीं होता है, परिवार में बौद्धिक वातावरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विद्यालय का वातावरण जो होता है वो बौद्धिक वातावरण को प्रभावित जरूर करता है। अगला क्वेश्चन है, इसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड बिने, हावर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन या बीएस ब्लूम? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचक चिंतन का या विचारशील चिंतन का। बुद्धि समावेश किसका करती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिसारी चिंतन का। अभिसारी चिंतन का जो है बुद्धि समावेश करती है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने वाली जो बुद्धि है उसको भाषाई बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या वैयक्तिक बुद्धि क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतः वैयक्तिक बुद्धि, जो स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करती है। अगला है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि वह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो बुनियादी स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों है? क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करता है। ओके, यह करेगा। अगला है आपका, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? तो जो हिंदी के अक्षर है उनको बालक सामान्यतः 4 साल में पहचानने लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा प्राथमिक शिक्षा को, ले विद्यालय को, घर को या उपर्युक्त सभी? तो देखिए, भाषा जो सीखता है बच्चा वो कहाँ से सीखता है? घर से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा घर। घर को माना गया है प्रथम कक्षा। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द? जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, लगभग वाली बात है। अगला है, भाषा में सबसे छोटी इकाई है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम? तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वनिम। अगला है आपका, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए? नहीं। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए? देखिए, ये नेगेटिव वाली बात है तो हम नहीं मानेंगे। अगला है आपका तीसरा ऑप्शन, माता पिता को इससे सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है? तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं होगा। अगला है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का जो है मूल्यांकन करना चाहिए? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से हिंसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न अध्यापक के रूप से क्या दर्शाता है? आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है, माफी चाहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव? देखिए, क्या बच्चे
भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से हिंसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो ये आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि प्रकृति और पोषण पर बहस चल रही है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन जो है चिंतन की परिभाषा है। तो ये किसने दिया था? वारेन, रॉस, वैलेंटाइन या स्किनर? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, किसका कथन है? यह है रॉस। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत पूछा है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में जो गलत कथन है, ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता होती है, यथेष्ट अभिप्रेरणा होती है, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन भी होता है, कम बुद्धि व ज्ञान। ये देखिए गलत पूछा है तो ये नहीं होता, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम बुद्धि व ज्ञान। अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, 4 ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। नहीं, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित तो करना नहीं चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है हमारा, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए या स्पष्ट अस्वस्थ, ये भी गलत। स्पष्ट और अस्वस्थ है ना, अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा जो है करनी चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। अगला है भाषा, 4 ऑप्शन है, हमारी विचार की प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को कम प्रभावित करती है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है या विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। देखिए, भाषा का जो विचार की प्रक्रिया है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नहीं करती है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। अगला है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कम महत्वपूर्ण होता है, या अति संवेदनशील होता है या निरपेक्ष होता है? तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन काल है वो अति संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? यानी कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, या लिखना पढ़ना सुनना बोलना, या सुनना लिखना बोलना पढ़ना, या लिखना फिर बोलना फिर पढ़ना या सुनना? कक्षा 1 में बच्चों में भाषा का कौशल किस रूप या किस क्रम में होना चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बच्चों को सुनना चाहिए, ओके, फिर बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए और फिर लिखना चाहिए। इस क्रम में भाषा कौशल का विकास हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा या बहुभाषा? देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 के दस्तावेज है उसमें भाषा के लिए जो निहित है वो है बहुभाषा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में बाधा। देखिए, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं, बोलते हैं, तो उस स्थिति में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी क्या? जी नहीं। विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या होगी? नहीं। अध्यापक में कुंठा होगी? कुंठा क्यों होगी? नहीं होगी। सीखने के समृद्ध संसाधन, तो एक कक्षा में अगर बहुभाषी विद्यार्थी है तो ये स्थिति क्या उत्पन्न करती है? सीखने के समृद्ध संसाधन उत्पन्न करती है।
एक दूसरे से अधिक भाषाएं सीख जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को स्वर, राग, सुर के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखला को संभाल सकने की योग्यता, या शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। देखिए, अगर पूछा गया है कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन दर्शाता है, तो जो शब्दों के अर्थ, क्रम, भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता रखता हो। ओके, अगला है निम्न में से कौन सा भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या दूसरा है वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, या दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर आपका? हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो चिंतन स्टार्ट कहाँ से होगा? जब तक आपके पास कोई समस्या नहीं होगी, जब तक आप उसका चिंतन प्रारंभ नहीं करेंगे। ओके, अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां होती है, या तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियां बुद्धि का लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? लिंग भेदभाव से बचने का तरीका क्या हो सकता है? पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान रूप से समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका जो है पालन करवाना, या संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, या शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। देखिए, अगर शिक्षक ये ध्यान ज़्यादा रखेगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान ज़्यादातर शिक्षक के नॉलेज में रहेगा, तो ये लिंग भेदभाव होने से बच जाएगा। ओके, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, किससे बचती है? लैंगिक समानता से बचती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, या लैंगिक संवेदनशीलता से? जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो हमेशा बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। अगला है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं यह सीखने का खालिस्तान? यानी कि कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं, यह सीखने का वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। ओके, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा?
सही आंसर आपका हो जाएगा परिभाषित और को कम प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, तो ऑप्शन आपका जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति या जेंडर भूमिका। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। देखो, अगर रूढ़िबद्धता जेंडर से संबंधित है तो ये तो गलती हो जाना है। दूसरा है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए या लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। ये जो कथन है यह अनुसंधान पर आधारित धारणा है या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है या सत्य धारणा या सभी। देखिए, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह एक तरह से लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, यानी कि जेंडर जो रूढ़िबद्धता है उसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? किससे बचता है? सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो जो अच्छा विद्यालय है निम्न में से किससे बचता है? तो ये लैंगिक पक्षपात से। अगला है, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए या लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। देखिए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान, ये तो हो नहीं सकता। देखिए, लड़कियों को घर के कार्य, ये भी नहीं होना चाहिए। अब आंसर क्या बचता है? लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नता की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार, आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। तो जो लिंग पक्षपात की ओर इशारा करता है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। ओके, ये आपका राइट आंसर। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें जब कठिनाई आती है, जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है या अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, या छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है, या छात्राएं भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, बालिका
शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। देखो, बालिका शिक्षा को महत्व क्यों देना चाहिए? बालिका शिक्षा को महत्व इसलिए देना चाहिए क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है, इसलिए इसको महत्व देना चाहिए। अगला वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अवधारणा, सॉरी ये गलत हो गया, उनके सहोदरों की अभिव्यक्ति पर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति है वो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर निर्भर करती है। ओके, तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बने रहिए इस सीरीज में।